जैसा कि हम पहले खालिस्तान बता चुके थे, अब ये कुछ और रह गए हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस। तो पहला खालिस्तान है कि एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अपन को उस एंजाइम का नाम बताना है जिसकी वजह से ग्लूकोज एथेनॉल में बदल जाता है। तो उसका सही जवाब है जाइमेस। तो उसका सही जवाब क्या होगा? जाइमेस होगा। तो यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है कि खालिस्तान एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि किस एंजाइम की वजह से ग्लूकोज एथेनॉल में बदल जाता है? तो उसका सही जवाब है जाइमेस। जाइमेस वह एंजाइम है जिसकी वजह से ग्लूकोज एथेनॉल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बेंजोनेट का उपयोग किस रूप में होता है? तो सोडियम बेंजोनेट एक परिरक्षक है, परिरक्षक पदार्थ है ना। तो इसका काम किसके रूप में लिया जाता है? परिरक्षक पदार्थ के रूप में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो अपन को उस विटामिन का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है विटामिन बी। यानी कि यदि विटामिन बी कम होगा तो उसकी वजह से अपन को कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट का स्थान में चलते हैं। आरएनए में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए कि आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है? तो आरएनए में उपस्थित शर्करा का नाम है राइबोस। राइबोस आरएनए में उपस्थित शर्करा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अति लघुतात्मक शब्द। तो देखो ये संतृप्त अपना क्वेश्चन है कि संतृप्त विलयन क्या है? सोडियम अमलगम विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के नाम। और उससे अगले वाला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। वह है कि वेग बराबर के ए की घात 1/2 बी की घात 3/2 व्यंजक वाले की इसकी अपन को कुल मतलब इसकी कोटि बतानी है अपन इस रिएक्शन की। फिर चौथा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनिसोल में उपस्थित ओसियस त्रिसमूह का निर्देशीय प्रभाव कौन सा है? तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब अपन दे देंगे एक साथ। अगला क्वेश्चन है कि फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया के साथ जो संयुक्त अवक्षय प्राप्त होता है उसका रासायनिक नाम लिखना है। तो अगला क्वेश्चन था और कि NH2 NHCO NH2 का रासायनिक नाम। सभी क्वेश्चनों का जवाब अभी अपन एक साथ दे देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन डाइएन्जोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ जो अभिक्रिया होती है जो उत्पाद बनता है उसका नाम अपन को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमिनो का आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। तो चलते पहले अपन इन क्वेश्चनों का जवाब दे देते हैं। ये खालिस्तान आपको मैंने बता ही दिया था। तो उसका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का पहला जवाब है संतृप्त विलयन का। यानी कि एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन के अंदर और विलयन नहीं घोला जा सकता है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स कर दिया और कोई विलयन है जो किसी अन्य पदार्थों को घोलता है, तो एक निश्चित मान के बाद अब उसे और नहीं घोल सकता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। जिसकी एग्जिट परिभाषा ये रही आपके सामने। चलते हैं अगले क्वेश्चन का जवाब था उसमें कि सोडियम अमलगम। तो अपन को पता है कि सोडियम अमलगम का अर्थ यहाँ पर एक तरह से मिश्रातु, और मिश्रातु का अर्थ यहाँ पर मतलब अमलगम से लिया गया है। तो अमलगम कैसे बोलते हैं? जिसके अंदर एक धातु पहले से ही मौजूद है और उसका नाम क्या है? पारा, यानी कि मरकरी। तो पूछा है कि सोडियम अमलगम, यानी कि सोडियम अमलगम में विलय कौन है और विलायक कौन है? तो अपन जानते हैं जो सोडियम होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो हो गया क्या? विलय हो गया। जबकि मरकरी द्रव फॉर्म में पाई जाती है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ जो मरकरी है यानी कि जो अमलगम है उसमें जो सोडियम अमलगम है उसमें जो विलय है वह तो सोडियम है, जबकि विलायक कौन है? मरकरी यानी कि पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से जो श्वेत अक्षय प्राप्त होता है उसका सूत्र बताना है अपन को। तो देखिएगा, जब अपन फिनोल की क्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं तो एक तो बनता है 2,4,6
ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो इसके अलावा जो मुख्य मतलब ये तो अपना मुख्य उत्पाद है, इसके अलावा जो बचा है तो देखो जहाँ जहाँ पर जिस जिस जगह पर बी आर जुड़ेगा उस जगह से एच बाहर निकलेगा। और ये 6 ब्रोमीन थे, जो 6 ब्रोमीन में से 3 तो इसमें जुड़ गए, बच गए 3। तो 3 किससे जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन से। और क्या बना लेंगे? 3HBr। देखिएगा अपन दोबारा बता देते, यहाँ 6 ब्रोमीन है, 6 ब्रोमीन में से 3 इसके जुड़ जाएंगे। तो जब इस यानी कि फिनोल में ब्रोमीन जुड़ेगा तो उससे बाहर कौन निकलेगा? उससे बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे? 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन अपन लिख देते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा, उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था NH2 NCO। NH2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का अपन को रासायनिक नाम बताना है। तो अपन पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखो, ये तो गया डाई एंजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया जब अपन फिनोल से करा देते हैं तो देखिएगा यहाँ से एक तो ये Cl बाहर निकल जाता है और ये H ये आपस में जुड़ जाएंगे और इस प्रोसेस में जल बनता है। तो देखिएगा ये वो जो रिंग है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग आपस में जुड़ जाती है। तो इस तरह से एक फॉर्मेट का निर्माण होता है। आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मेट, ये एक रंजक होता है, रंग प्रदान करने वाला। तो इसका नाम क्या है? पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो आपसे यही पूछा गया था कि जब डाई एंजोनियम क्लोराइड और फिनोल की आपस में क्रिया होती है तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो आप लिख के आते पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण, मैंने इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट भी बताया था। देखते हैं इसका टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो 1 डिग्री एमिन होती है उसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में सारों से कराई जाती है। तो इसमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे ही अपन प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। ये अभिक्रिया 1 डिग्री एमिन ही दर्शाता है, जबकि 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला एमिन ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। हाँ, तो ये अभिक्रिया किस काम में आती है? ये 1 डिग्री एमिन यानी कि एमिनो के पृथक करने में काम में आती है। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन आ गए खंड ब के अंदर। इसमें पूछा है कि गैस ए 0.5 मोल तथा गैस बी के 4.5 मोल को मिश्रित करने पर बने विलयन में गैस ए के मोल अंश की गणना करना है। फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल है, फिर डेनियल शेल का चित्र पूछा था, फिर अपन को प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयौगिक ज्ञात करना है। अंतर्गामी यौगिकों को 3 भौतिक गुण अपन को लिखना था। चलते इनके सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसमें जो अपना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जो ए गैस है, ए जो गैस है उसके जो मोल है उसकी संख्या दे रखी है, यानी कि Na की संख्या दे रखी है 0.5। जो गैस बी है उसके मोलों की संख्या दे रखी है Nb 4.5। अपन जानते हैं सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से, यानी कि XA यानी कि गैस ए के मोलों की संख्या Na और कुल मोलों की संख्या, यानी कि कुल मोलों की संख्या और जिसके निकालना है उसको ऊपर लिख देते हैं अपन, है ना। तो ये सूत्र बन जाता है। तो देखिएगा अपन ने XA, तो इसमें Na का मान दे रखा था 0.5 और Nb का मान दे रखा था 4.5। अपन ने रख दिया 0.5। ऐसे कैसा? 0.5 को और 4.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने 5 पॉइंट उठाया, नीचे आ गया 10 तो हो गया 50। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और ये 10 यानी कि 1/10। अब 1/10 तो 10 का भाग जब हम एक में लगाएंगे तो कहेगा 0.1। तो जो गैस ए है उसका जो मोल बिन है उसका मान कितना है? 0.1 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोललता अपन से पूछी गई थी। तो मोललता निकालने के लिए जो सूत्र है वह है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में? kg के अंदर।
तो इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि C2H4O2 यानी कि एसिटिक अम्ल CH3COOH है ये। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाता है, 60 ग्राम हो जाता है। फिर अपन C2H4O का मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने का सूत्र क्या है, दिया गया द्रव्यमान बटावा कुल द्रव्यमान। मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि दिया गया द्रव्यमान बटावा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर अपन को पता है कि C2H4 का यानी कि एसिटिक अम्ल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 60 है और क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान 0.05 है। तो जब अपन 0.05 के अंदर 60 का भाग लगाते हैं तो अपने आ जाता है 0.0083, अर्थात जो एसिटिक अम्ल है उसके मोलों की संख्या आ गई है अपने पास। और बेंजीन का जो द्रव्यमान है कितना है, 60 ग्राम प्रति मोल। इसको अपन को किलोग्राम में बदलना है। तो बेंजीन को किलोग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा 60, नीचे कर देंगे 1000 को जब अपन ऊपर लेके गए तो किस में जाएगा -3। क्यों इसको ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अपन को मोललता निकालना है और मोललता द्रव्यमान इसको किस में निकाली जाती है, केजी में ही निकाला जाता है। तो आगे अपन ने सूत्र लगाया कि विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का द्रव्यमान। तो अभी अपन ने मोल निकाल लिया किस सूत्र से, दिए गए द्रव्यमान से बटावा मोलर द्रव्यमान से। तो कितना आया था 0.08, जिसको अपन यहाँ पर ला कर रख दिया। और विलय का द्रव्यमान अपन ने निकाल ही लिया 60 × 10⁻³ तो जब अपन 60 का भाग 0.03 के अंदर देते हैं तो अपना उत्तर आता है 0.04 यानी कि ये वाली संख्या। और 10⁻³ को ऊपर ले गए तो किस में आ गया, प्लस में। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था जो अपने न्यूमेरिकल ग्रुप में पूछा है, ध्यान से देखना चाहिए था, अपने पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या जाएगा, दिया गया द्रव्यमान और ये मोलर द्रव्यमान, इस तरह से इसको अपन ने हल कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल शेल का चित्र बनाना था। तो आप देख सकते हो डेनियल शेल के अंदर ये 2 भाग होते हैं, एक में जिंक सल्फेट भरा रहता है इस वाले साइड में, इस साइड में कॉपर सल्फेट का विलेन भरा रहता है। इसमें ये 2 छड़ें लगी रहती है, ये जिंक की होती हैं, ये कॉपर की होती हैं। जिंक वाला भाग एनोड कहलाता है और ये कॉपर वाला भाग वो कैथोड कहलाता है। इस बीकर को और इस बीकर को आपस में लवण सेतु की सहायता से जोड़े रखते हैं। तो ये अपना जो आप देख पा रहे हो चित्र, ये किसका है, डेनियल शेल का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है 1.36 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्ध का एल की गणना करना है। सरल सा क्वेश्चन है, छपा क्वेश्चन। तो अपन जानते हैं कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है उसका अर्ध आयुकाल का सूत्र होता है T से 1/2, यानी कि अर्ध आयुकाल बराबर 0.693 K1। तो यहाँ K1 का मान पहले से ही दे रखा है, जो कितना है आप देख पा रहे होंगे। K1 का मान दे रखा है इसमें 1.386 × 10⁻14। इस वाले मान को लाकर, इस मान को अपन लाकर K1 की जगह लाकर रख देते हैं। तो देखो अपने K1 की जगह दिया गया मान है उसको अपने लाकर रख दिया है। तो इस संख्या को इससे काटते हैं तो इसका आता है 2 और 10⁻14 को जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। और ये समय है तो समय का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना संक्रमण धातु उत्प्रेरक गुण को दर्शाती है। तो अपन को पता है अपन संक्रमण धातु उसे बोलते हैं जिनके पास खाली डी कक्षक हो। तो एक बार इसका एक जरूर पढ़ लेते हैं कि देखो जो संक्रमण धातुएं होती हैं और जो संक्रमण धातु होती है या उनके यौगिक होते हैं उनको अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, अयुग्मित यानी कि बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी कक्षक खाली पाए जाते हैं। इसलिए आसानी से क्या बना लेती है, मध्यवर्ती बना लेती हैं।
ये इनके जवाब थे, इसलिए उत्प्रेरक के गुण दर्शाती है। जो संक्रमण जो धातुएं होती हैं उत्प्रेरक के गुण दर्शाने के पीछे 3 रीजन बताया गया है। एक तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, एक खाली डी कक्षक और एक अयुग्मित यानी कि बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन अपने समूह होते हुए भी Cl समूह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशीय होता है।